अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कुछ इंकशाफात करके मुल्क में हर तरफ एक हलचल मचा दी है, लेकिन क्या ये बात इतनी सादा है? लियाकत चट्ठा चाहते क्या थे? चंद रोज़ पहले वो किससे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे जो कि पूरी नहीं हो सकी, और उस मुलाकात से वो नतीजा क्या हासिल करना चाहते थे? क्या ये बात इतनी सादा है या फिर ये हनी ट्रैप या मनी ट्रैप का कोई चक्कर है? इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। लियाकत चट्ठा वाली खबर से पहले आपके साथ दो और ख़बरें भी शेयर कर लेते हैं, फिर मुख्तसर सी खबरें, उसके बाद अपने मेन मौजू की तरफ चलते हैं। ये जनाब एक रुकन कौमी असम्बली हैं NA 82 से तारिक अवान, ये इन शामिल हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। आज़ाद हैसियत से ये मुंतखब हुए थे और इन्होंने आज शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। उसके अलावा जो असल में आज न्यूज़ ऑफ द डे थी, जो कि लियाकत चट्ठा साहब की खबर के बीच में दब गई, वो ये थी कि मरियम नवाज शरीफ, जिन्हें वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मुस्लिम लीग नून ने अपनी उम्मीदवार नामज़द किया हुआ और उनको एक ख़ासी आरामदेह किस्म की जो है वो उनको अक्सरियत हासिल है, तो उनकी बज़ाहिर कोई रुकावट नज़र नहीं आती उनके वज़ीर आला पंजाब बनने में। तो उनको एक जो सिक्योरिटी होती है चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के लिए, वो उनको आज सुबह से दे दी गई है, और उसमें 2 अदद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा जैमर वाली गाड़ी है, और पुलिस के स्क्वाड हैं, वो जो डाले होते हैं पुलिस के, आप 6 होते हैं 8 होते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, और उसके अलावा जो मोटरसाइकिल सवार के स्क्वाड होते हैं वो उनको फराहम कर दिए गए हैं। तो मरियम अब जो है वो बाकायदा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की सिक्योरिटी हासिल कर चुकी हैं। अब आते हैं हम अपने असली मौजू की तरफ कि ये जनाब हुआ क्या है। हमने सुबह से ही जब सो के उठे हैं तो एक खबर अब मत्थे पे लगी है आके ज़ोर की, कि पता चला कि जनाब बड़ा तूफ़ान मच गया है मुल्क में। जनाब एक बड़ा मर्द मुजाहिद आ गया जिसने जनाब हर तरफ बेजा बेजा करा दी, और उसने कहा जी मैं तो बड़ा ज़मीर का कैदी हूँ, मैं तो ख़ुदकुशी का था, मैं तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा नहीं मैं बताऊँ क्यों ना। और फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, बुनियादी तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो थी PSL के इंतज़ामात से मुतल्लिक, और स्टेडियम में थी, क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं और इन्होंने जो असल मौजू था उसको उधर ही रहने दिया, और इस मौजू पर जब बात करनी शुरू की, तो जो सबसे पहला काम हुआ वो ये हुआ कि इनके दाएं बाएं बैठे हुए जितने सरकारी हुकाम थे वो अपनी अपनी सीटों से उठ गए। उनको नज़र आ गया कि भाईजान इस बंदे के साथ बैठेंगे, मतलब है कि आप उस बंदे की बात को इंडोर्स कर रहे हैं। कोई भी अगर सरकारी अफसर होगा तो ऐसे ही करेगा, और यही मतलब बनता है साथ बैठे रहने का। अब मामला ये है कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी मैंने बतौर एक कमिश्नर जो है वो बड़ी ज़्यादती की इंतखाबात में, और हमने जो है वो बहुत सारे कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों का उन्होंने जिक्र किया कि जी हमने वहाँ पर 70 और 50 हज़ार वोटों की लीड से उन लोगों को जितवाया जो कि इलेक्शन में हार चुके थे, और ये पाकिस्तान के पुश्त में खंजर घोंपने के मुतरादिफ था। और मैंने जनाब ये ख़ुदकुशी का फ़ैसला कर लिया था, और मैं ख़ुदकुशी करने लगा था सुबह, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये सारा मामला मैं मीडिया के सामने रखूँ। अब इन साहब ने और भी बड़ा कुछ कहा। उसमें उन्होंने सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात कही वो ये कही कि जनाब ये जो कुछ किया है इसमें जनाब मैं ज़िम्मेदार हूँ, और फ़ौज का इसमें कोई किरदार नहीं है। अलबत्ता चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और मुझे, हम तीनों को फांसी दे देनी चाहिए कचहरी चौक में। मतलब ये भाई साहब ने ये बात की। वो कहते हैं ना, किसी जब कोई एक बात ही बनी हुई है कि जंगल में कुछ शेर की खाल पहन के कोई गधा था ना, वो शिकार करने निकल पड़ा, तो जब कोई उसने शिकार करने की कोशिश की तो या उसकी खौफ से वो शिकार खुद ही गिर पड़ा, तो खुशी के मारे उसने ढींचू ढींचू करना शुरू कर दिया। तो उससे सारे जंगल को पता लग गया कि भाईजान ये बीच में गधा है, ऊपर से शेर की खाल पहनी हुई है। तो ये भाई साहब ने जो नाम ले लिया ना जस्टिस काजी फ़ाइज़ का, वहाँ से पता लग गया कि यार गड़बड़ कहीं और से चल रही है। क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ हो, कोई भी चीफ जस्टिस हो, इवन हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनका भी इलेक्शन प्रोसेस में, तो इस इलेक्शन में तो कोई रोल ही नहीं था। तो इस पे करते हैं बात कि ये क्या होता है। होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले प्रैक्टिस रही है वो ये रही है कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं या रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हल्का वाइज होते हैं,
वो बुनियादी तौर पे लिए जाते थे अदलिया से। आम तौर पे सिविल जजेस जो होते थे और सीनियर सिविल जजेस, एडिशनल सेशन जजेस, ये हुआ करते थे रिटर्निंग अफसरान। हर हल्के का एक रिटर्निंग अफसर होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता था वो होता था डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। चूँकि इस बार इलेक्शंस के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट ने और जो बाकी तमाम अदलिया ने अपने जो वो लोग हैं वो देने से इनकार कर दिया कि जी हमारे जजेस फारिग नहीं हैं, बहुत सारे केसेस उनके पास पहले भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस वजह से हम अब ये नहीं दे सकते। खैर फिर मजबूरी, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था, ज़िली इंतजामिया के अफसरानी को इस्तेमाल करना था। तो वो फिर ये हुआ कि हर ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर था, अगर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नहीं था तो फिर डिप्टी कमिश्नर था, तो डिप्टी कमिश्नर को बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, और बना दिया गया जनाब जितने आरओज़ थे वो बना दिए गए असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, उनको मतलब कौमी और सूबाई असम्बली के हिसाब से लगा दिया गया। अच्छा, अब इलेक्शन का मामला क्या होता है? ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है ये बड़ा अजीब सा होता है। वैसे एक रूटीन में तो असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है, वो कमिश्नर के मातहत है, उसके बाद वो सूबाई हुकूमत के मातहत है। लेकिन जब वो अपने फ़राइज़ अदा करते हैं बतौर रिटर्निंग अफसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, तो उनका अपने कमिश्नर के साथ या सूबाई हुकूमत के साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहता, वो उनके मातहत उस वक़्त नहीं होते। बतौर आरओज़ या बतौर DROज़ वो मातहत होते हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के या विफाकी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के। तो उनका अब जो कमिश्नर का रोल है वो कोई रोल रहता नहीं, मतलब पोलिंग के अमल में, गिनती के अमल में, फार्म 45 के अमल में, फार्म 47 के अमल में कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है। इवन अदलिया का भी कोई लेना देना नहीं है, ना किसी सेशन जज का, ना किसी हाई कोर्ट के जज का, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो फिर भाई साहब को क्या मसला हुआ कि इन्होंने आकर के ये बात की? बहुत सारे सवाल यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। एक तो उनके बारे में पता चला है कि ये सिविल सर्विस के अफसर नहीं हैं, CSS करके नहीं आए थे, ये बतौर नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे, और नायब तहसीलदार से तरक्की करते हुए तहसीलदार, और तहसीलदार से फिर आगे वो होता है मजिस्ट्रेट दर्जा सोम, दोम, अव्वल, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर तरक्की करते करते अब जबकि ये रिटायर होने वाले थे मुकालबन 7 या 8 मार्च को, तो अब ये कमिश्नर के ओहदे पे पहुंचे थे ग्रेड 20 में। इस दौरान बंदे को कर देते हैं, जब एक बंदा सीनियर अफसर हो जाता है तो उसको वो उस जो सर्विस ग्रुप होता है उसमें उसको इंडक्ट कर दिया जाता है। तो ये भी इंडक्ट हो गए थे, लेकिन ये बेसिकली CSS करके नहीं आए थे। खैर ये मामला हुआ। अब इनके अगर हम सर्विस कैरियर पे नज़र डालें तो ये भाईजान बहुत ही कारीगर आदमी हैं, मतलब जो होते हैं ना बड़े मुतासर कौन किस्म के अफसर, जिनको कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात, कोई सियासतदान, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई इस्टेब्लिशमेंट नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ये वो जो होते हैं ना, वो ये ऐसा आलू होता है जो हर सालन के बीच में फिट हो जाता है। चाहे उसको गोश्त में डाल लें, चाहे आप उसको गोभी में डाल लें, चाहे आप उसको और किसी सालन में डाल लें, तो वो चाहे समोसे में डाल लें, चाहे पकौड़े में डाल लें, आ जाएगा भाई, आलू फिट हो जाता है। तो ये उस किस्म के एक अफसर थे। अब इनकी कहानी ये है कि जनाब अब जब ये आए और उसके बाद एक तूफ़ान बरपा हो गया, हर एक ने अपनी अपनी बोली शुरू कर दी। किसी ने कहा जी हमज़ा शहबाज के बड़ा क्लोज था, हमने चेक किया तो पता चला कि हमज़ा शहबाज के क्लोज उस तरह तो नहीं था, उनके स्टाफ अफसर रहे किसी, जब ये वो तैनात थे यहाँ पे, शायद CM थे उस वक्त, उनके साथ रहे। लेकिन भाई साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स ली। इन्होंने हमज़ा के साथ भी ये फिट, राना सनाउल्लाह के साथ भी ये फिट, उस्मान बुज़दार के साथ भी ये फिट, गोगी माफिया के साथ भी फिट, परवेज़ लाई के साथ भी फिट, मोना लाई के साथ भी फिट, हर तरफ सुपर फिट। और जब पिंडी की पोस्टिंग है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि वैसे तो कहीं पे भी पोस्टिंग हो तो इंटेलिजेंस एजेंसियों की क्लियरेंस होती है, लेकिन जो पिंडी की पोस्टिंग होती है उसकी अहमियत का आप अंदाज़ा कीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच या और कोई नज़र ना आने वाली एजेंसी, उससे क्लियरेंस लिए बगैर यहाँ पे बंदा तैनात होता हो, कोई CPO, कोई RPO, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कमिश्नर, ये नॉट एट ऑल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये भाई साहब इस सारे प्रोसीजर से निकल कर आए और यहाँ पर कमिश्नर लगे। कब लगे? ये जब निगरान दौरे हुकूमत आया तो मोहसिन नकवी साहब ने इनको लगाया, तो साबित क्या हुआ कि इनकी सिर्फ नून, काफ, जीम, PTI सब के साथ और एजेंसियाँ और इस्टेब्लिशमेंट के सेट नहीं थी, निगरान हुकूमत के साथ भी इनकी बड़ी सेट थी और मोहसिन नकवी साहब ने इनको बड़ा एतमाद करके लगाया था। अच्छा, अब ये जो इन्होंने गुफ्तगू की, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ सिमतों को इशारा करती हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि मुझ पे सोशल मीडिया और ओवरसीयर पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। तो ये सोशल मीडिया के दबाव पे यार कभी कमिश्नरों ने इस्तीफे दिए हैं?
या ओवरसीयर पाकिस्तानियों के दबाव पे। ओवरसीयर पाकिस्तानी तो खुद ही पाकिस्तान में आते हैं तो कम ही आते हैं, बाहर बैठ के सोशल मीडिया की मुहिम चलाते हैं। तो ये ओवरसीयर पाकिस्तानी ज़्यादा जो हैं वो इमरान खान के फॉलोअर हैं, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं है, ज़्यादा तादाद साहब नहीं। और सोशल मीडिया का दबाव, सोशल मीडिया भी इमरान खान की पार्टी के हाथ में है, पीटीआई के हाथ में। ओके, फिर ये फरमाते हैं कि जी मैं जो हूँ सुबह मैंने ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं मैं सबको जाके बताऊँ। जो बंदा ज़हनी तौर पे इस कदर डिस्टर्ब हो चुका हो कि वो ख़ुदकुशी जैसा फ़ैसला कर ले, तो भाईजान वो इस काबिल नहीं होता कि वो सूट वूट पहन के और वो इम्पोर्टेड परफ्यूम लगा करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँच जाए। मतलब एक नॉलेज, एक वो जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस में ये बात फिट नहीं बैठती। चलें, हो सकता है भाईजान ये ज़्यादा साहब मजबूत असाब के होंगे, वैसे मजबूत असाब का आदमी खुदकुशी का फ़ैसला करता भी नहीं है। अच्छा जी, फिर ये जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे तो हमें नज़र आता है कि इनके जो टारगेट्स हैं वो क्या हैं। बज़ाहिर तो उनका टारगेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, बज़ाहिर तो उनका टारगेट जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं। तो ये दो क्यों टारगेट हैं? ये दो पहले किसके टारगेट थे? देखें ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इमरान खान ने पार्टी ने सींगों पे उठा के रखा, जो उनकी एक ऐसी तैसी गालम गलोच तक जलसों में धमकियाँ ये वो डटा हुआ अपनी जगह पे। दूसरे काजी फ़ाइज़ जिनको नौकरी से निकालने की कोशिश की, जज से हटाने की कोशिश की, रेफरेंस फाइल किए, वो बंदा डटा रहा और अपने सारे हिसाब किताब दे के आज वो बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और आज उनको ऐसे घसीटा जा रहा है कि जिस बंदे का रोल ही नहीं है इस इलेक्शन की, पोलिंग के अमल से चीफ जस्टिस का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, तो उनको घसीटा गया। तो फिर पीछे तो कोई ऐसा ही है ना जो पहले भी उनके खिलाफ था और अब भी इस्तेमाल कर रहा है। वो जो मैंने आपको मिसाल दी कि वो डी से पता लग गया कि शेर नहीं है, तो जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ को पकड़ के सारे कहानी में डाला गया तो फिर पता चल गया कि भाईजान ये किधर से चल रहा है। तो एक अंदाज़ा ही बंदा कायम कर सकता है ना। अच्छा जी, अब ये जो एक और इंकशाफ हुआ, भाईजान का ज़मीर जागा 8 दिन के बाद। चलें जी, किसी भी वजह से लेट भी ज़मीर जाग सकता है ना, इसमें कोई बात नहीं हो सकता। इतना बड़ा फैसला लेते हुए बंदे को इतने दिन तो लग जाते हैं। एक तो इनकी रिटायरमेंट करीब थी और दूसरा 8 दिन के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर उन्होंने 13 फरवरी को अमेरिका का वीज़ा लगवाया। तो वीज़ा लगने से पहले कि उन्हें ये बोले। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि चूँकि कमिश्नर हैं, रिटायर भी हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेट तो ब्यूरोक्रेट ही होते हैं, तो इनको अंदाज़ा कि केस वेस मेरे को बनना कोई ख़ास है नहीं, इंक्वायरी इंक्वायरियाँ होंगी तो दौरान मैं अमेरिका चला जाऊँगा। फिर जो उनके साहबजादे हैं उनके बारे में पता चला है कि उनका हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह का बिज़नेस है और ख़ासे मतलब मोटी सामी है वो भी। और उनकी शादी पिछले दिनों जो है वो हुई लंदन में, जो बड़ी शाहाना शादी थी। और कमिश्नर का बेटा हाउसिंग सोसाइटियाँ भी बना जाए और इतनी शाहाना शादी भी कर ले, आम शादी नहीं थी वो लंदन में। और वो तस्वीरें भी हैं, आप भी देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आ रही होंगी। तो भाई सब थिंदे तो बहुत हैं। अच्छा, फिर जो इनकी बहू हैं जिनसे इनकी शादी हुई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म सपोर्टर हैं। हो भी सकती हैं, इसमें कोई ज़रूरी तो नहीं कि वो सपोर्टर हैं तो उसका मतलब है कि ये भी सपोर्टर हों, लेकिन वो उन लोगों में भी शामिल रही हैं जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर वो जो शरीफ फैमिली को गलम गलोच करने वाला ब्रिगेड था ना, उसमें वो शामिल हुआ करती थी। अच्छा चलें जी, वो भी हो सकता है उनका ज़ाती हो। यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। ये भी कहा कि मेरे पास इस किस्म का कोई सबूत नहीं है। इन्होंने कहा कि जी वो फार्म 45 निकलवा लें तो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो भाईजान आप जो हैं वो 39 हल्के जो हैं रावलपिंडी डिवीजन में थे कौमी और सूबाई असम्बली के। अगर आपका रोल बनता था तो वो फार्म तो आपको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी ना। फार्म 45 तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी मीडिया में शो किए हैं, जितने भी किसी अदालत में शो किए हैं, किसी फोरम पे शो किए हैं, वो सारे के सारे जाली निकले हैं। तो फिर आपको ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने ये बात किया? अच्छा, अब एक इनका टारगेट था। अब ज़रा का ये कहना है कि जी मौसूफ अब चूँकि रिटायर हो रहे थे तो ये लगना चाहते थे पंजाब के सूबाई मुहतसिब अपनी रिटायरमेंट के बाद ये एक प्राइज़ पोस्टिंग लेना चाहते थे। अब उस प्राइज़ पोस्टिंग के लिए जो ऐसा बंदा जो मतलब हर वो आंटी में के सालन में आलू की तरह फिट हो, हमजा शहबाज से भी फिट हो और राना सनाउल्लाह से भी फिट हो, उस्मान बुज़दार से भी फिट हो, गोगी पिंकी से भी फिट हो, जो परवेज़ लाई और मोनस से भी फिट हो, जो पिंडी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी फिट हो, जो एजेंसियों से भी फिट हो। तो फिर मसला क्या था? मसला ये था कि अब हुकूमत पंजाब में जिसकी बनने जा रही है उसका नाम है मरीम नवाज़ शरीफ। तो मरीम नवाज़ शरीफ के साथ तो फिटिंग थी कोई नहीं। और जब ये इन्होंने कोशिश की आज से 3-4 रोज़ पहले मरीम नवाज़ से जाके मिलने की,
क्यों मिलना चाहते थे? इसलिए मिलना चाहते थे कि इनको अपनी सलाहियतों पर एतमाद था, जिस तरह मैं सारों को शीशे में उतार लेता हूँ, ये चीफ मिनिस्टर बन रही है, लगाना तो इसी ने सूबाई मौत से, तो मैं ये पोस्ट ले लूँगा। तो अगली ने लिफ्ट ही कोई नहीं कराई, मुलाकात भी नाकाम हो गए, अपना समूह लेके वापस आ गए। फिर जब ये सारा कुछ हुआ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और एक हंगामा मच गया, तो फिर कुछ खबरें आई कि जी ये मौसूफ कोई वहाँ पे भी पाए गए हैं, सेंटोरस के कमरा नंबर कोई पता नहीं 1205 में या किस में, ए ब्लॉक में, और वो वहाँ पे भी कुछ हनी ट्रैप टाइप का कोई मामला था। अब वल्लाह आलम, ये तो जो क्लेम करने वाले ये भी करते हैं कि जी ये वहाँ पर ये विजिटर रहते वहाँ के, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इनकी वहाँ पे कोई वीडियोज़ बनी हों? हम तो ये सुनते रहे ना कि पहले भी कि ऐसी वीडियोज़ वगैरह बनती रही हैं, ब्लैकमेलिंग होती रही है पिछले दौर में, इमरान खान के दौर में, तो ऐसा तो नहीं कोई मामला? ये भी हो सकता है कि ये हनी ट्रैप हो। हनी ट्रैप है या नहीं है, ये मनी ट्रैप है कि इस अब भाई साहब इतने दौलतमंद हो चुके हैं कि इनको इस चीज़ की परवाह ही नहीं है कि अगर इनकी कोई करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ इनको पेंशन के वक्त रकम मिलनी है, वो ना भी मिले तो फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा तो महीने की कमाई होगी, या उससे ज़्यादा किसी ने सारा सेटल कर दिया, पहले वीज़ा लगवा दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद इन्होंने किया। तो ये अब मामला ये है कि जिसकी इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। एक तो यहाँ पर पिंडी में लग गए हैं नए कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा साहब, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी इस्तीफ़ा तो इनका मंजूर नहीं हुआ, वो तो मंजूर होगा तो उसके बाद महकमे से जाएंगे। तो सैफ अनवर जप्पा साहब जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी तैनात हो गए हैं, जबकि ये जो हैं इनको अब क्लोज टू लाइन कर दिया गया। CPO रावलपिंडी ने इनको गिरफ़्तार कर लिया और उस गिरफ़्तारी की ख्वाहिश का इज़हार इन्होंने खुद किया था कि मैं तो फिर अब मैं पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर ले जनाब, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बात यह है कि ये जितनी गुफ्तगू की, मैं आपको छोटा सा वाक़या याद कराता हूँ। धरने के दिन थे 2014 में, उन दोनों एक एडिशनल जो थे इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी थे, वो अफजल, मोहम्मद अफजल उनका नाम था, प्यारे अफजल के नाम था। बड़ा वो जनाब कंटेनर पे चढ़े होते थे इमरान खान के साथ कि जनाब इस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया और वो कर दिया और ये कर दिया। उसने कहा 2013 में धांधली हो गया। अच्छा, फिर कमीशन बन गया। कमीशन ने कहा भाईजान आ जाओ, वो पेश हुए, आपने धरने में जाके इल्ज़ाम लगाए, आप धरने में जाके शरीक होते रहे कि जनाब बड़ा ये सही बंदे हैं और मैं वो बड़े जालिम लोग हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ी धांधली की 2013 के इलेक्शन में, तो आप तो एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, आपसे ज़्यादा सबूत किसके पास होंगे, लाएँ? जी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। वो कोई एक कागज़ तो लाओ जी, वो भी कोई नहीं है। फिर क्या हुआ, भाई साहब बेहोश होकर उधर गिर पड़े और बाद में पता चला कि जो एक्सटेंशन मांग रहे थे, एक्सटेंशन उनको मिल ही नहीं थी, तो ये उन्होंने ब्लैकमेलिंग का रास्ता अख्तियार किया था। उस धरने में बड़े बड़े ड्रामे होते हैं। एक बंदा पुलिस की SI की वर्दी पहन के आ गया जी, उसने आके रिज़ाइन करने के ऐलान किया। बाद में पता लगा जी 6 साल पहले उसको महकमा पुलिस से बरतरफ कर दिया गया था। तो इस तरह के ड्रामे उधर चलते रहते हैं। तो ये भी क्या प्यारे अफजल का सीज़न 2 है? लगता तो ऐसा ही है। अब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। जस्टिस काजी फाइज सर ने नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा है कि जी हमारा क्या तल्लुक है भाई, मेरा क्या तल्लुक है इलेक्शन के प्रोसेस से। अगर उन्होंने बात की है तो ठीक है, वो सुना है, सो मोटो ले लिया गया है, पीर वाले दिन उसकी समात होगी। एक इंक्वायरी जो है वो हुकूमत पंजाब ने भी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन का इजलास भी इस वक्त जारी है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगले व्लॉग में आपको इसकी मज़ीद अपडेट्स भी देंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।